नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। औरंगज़ेब के विवाद के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है और वो है जो राजपूत राजा राणा सांगा के पीछे। और अब जो सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। और इस समय जो करनी सेना के जो लोग हैं वो इतना भड़क गए कि वो रामजी लाल सुमन का जो आगरा का घर है वहां पर वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए। वहां पे उन्होंने चीजें तहस-नहस की। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करनी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए। और राणा सांगा के बारे में अगर आप देखें तो रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। उन्होंने यही कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को अलाउ किया था कि वो भारत आए, और इसलिए लोग बाकी लोगों को गद्दार कहते हैं, लेकिन असली गद्दार राणा सांगा है। ये बात रामजी लाल सुमन ने कही थी और उसको लेकर अब करणी सेना ने सियासी चाल चल दी है। अब आखिर इस विवाद के मायने क्या हैं और इसको क्यों किया जा रहा है? औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा के पीछे क्यों हाथ धोकर करणी सेना पड़ी हुई है? और क्या ये इससे एक बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है? इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता मनोज यादव जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में अभी हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़ेंगे। मनोज जी, मैं आपसे ही शुरू करती हूँ कि राणा सांगा को लेकर ये विवाद क्यों खड़ा हुआ इतना बड़ा? और रामजी लाल ने क्या ऐसा कुछ गलत कह दिया था कि करणी सेना उनके घर पर बुलडोजर वगैरह लेके पहुंच गई? देखिए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अगर उन साक्ष्यों को, उन बातों को बीजेपी, आरएसएस के लोग और कोई करनी सेना जैसा संगठन नकारेगा, तो फिर तो बहुजन समाज के पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हम तुरंत नकार देंगे। 1 सेकंड नहीं लगेगा नकारने में। आप जितना भी चीज़ें हमारे सामने आपको मिलेंगी, जो आसान चीज़ें, जो हमारे तमाम सारे पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं, तमाम सा बहुत सारी चीज़ों के बताया गया है, उसको मानते हैं। आपकी तो आवाज कट कौन-सा रही है मनोज जी। इतिहास हाँ, जेपी के लोग हाँ, हाँ, बताना बोलिए, चाहते हैं? बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज बीच में अभी कट मेरी रही थी। आवाज़ आ हाँ, रही बोलिए। है? हाँ, 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 बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी, मैं मैं यही बात कह रहा हूँ कि आखिर बीजेपी के लोग किस तरह मानेंगे? क्या मानेंगे? चलो, आपकी बात अगर ये सही नहीं है कि आपको लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, तो उसके साक्ष्य सामने रखिए। और जो बात हमारे आदरणीय सांसद जी ने कही है, वो सदन में कही है, राज्यसभा में कही है, सभापति के सामने कही है, उपसभापति के सामने कही है। तो वहाँ तो सदन को क्वालिफ़ाई करनी पड़ेगी बात, कि सांसद महोदय ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है। ये बाहर वाले कौन होते हैं? वो बात कोई बाहर नहीं कही गई, किसी रैली में नहीं कही गई है। और आपको भली-भांति ये बात मालूम है कि सदन में जब भी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, तो वो अपने तथ्यों के आधार पे कहता है। बिना तथ्यों के आधार पे सदन में कोई बात नहीं कही जा सकती। अब अगर इस देश के किसी वर्ग को, जाति को अगर ये बात लगती है कि उसके लिए बड़ा खराब है, तो मैं और सवाल रेज़ करता हूँ। समाजवादी पार्टी किसी का अपमान नहीं करना चाहती, किसी जाति का नहीं, किसी के धर्म का नहीं। लेकिन आप ये बताओ, बीजेपी के लोग हम लोगों से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, रोज़ कहते हैं कि हम औरंगज़ेब के समर्थक हैं। क्यों कहते हो भाई? किसी विधायक ने अगर कोई बात कही जो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, इसके बाद उन्होंने अपनी बात को वापस लेते हुए कहा, और आप रोज़ कहोगे हम औरंगज़ेब की औलादे हैं, हम औरंगज़ेब को हुँ, मानने वाले हैं, तो मैं फिर तो रिश्तेदारियाँ खोदूँगा ना। मैं इतिहास के हुँ, पन्ने पलटूँगा तो मुझे दिखेगा कि मान हुँ, सिंह कौन था? किस मुगल दरबार में था? किस मुगल राजा से उसकी रिश्तेदारी थी? फिर वो जो मिर्ज़ा सवाई था, जय सिंह, जो आजकल उनके जो तमाम सारे जो उनके परिवार के लोग हैं, जो बीजेपी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया सिंह हैं, वो राजा जय सिंह की ही वंशज है। वो औरंगज़ेब के दरबार में क्या करते थे? फिर तो रिश्तेदारी आएगी सामने। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ बीजेपी के लोगों को, आप अगर इतिहास के पन्ने पलटोगे, तो इतिहास की किताबें मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं लिखी हैं। भारत का इतिहास हमने नहीं लिखा है। हमारी जाति के लोगों ने इतिहास नहीं लिखा है। जिसने लिखा है वो जाने। जाओ उनका पन्ना फाड़ो आप। और मैं नहीं, एक बात लेकिन कहता हूँ, मनोज बहुत जी, मनोज जी, जो राणा सांगा के जो वंशज हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं
ऐसे लोगों से महाराणा सांगा को प्रमाण पत्र की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसा जो वंशज हैं राणा सांगा के, विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने कहा है। जी, मनोज जी। देखिए देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि अगर कोई उनका वंशज इस तरह की बातें कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अपनी बात साक्ष्यों के आधार पे कहे। उसके पास अगर कोई साक्ष्य है, तो वो बात बोले कि हाँ, हमारे हमारे पुरखों के यहाँ ये साक्ष्य है, इस तरह की बातें हैं। और अगर कोई बात सदन में कही गई, तो मैं बार-बार जाता हूँ। मैं कहूँ कि मैं भारत का सबसे शक्तिशाली, मेरा परीक्षण होगा, नहीं होगा कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ कि नहीं? मैं सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं ही विद्वान व्यक्ति हूँ। तो इसका परीक्षण किया जाए ना, कि मतलब कोई समाज है ऐसा जो चाहे जो मन आ जाए वो कह देगा, और वो सोचे कि अब उसको हम माने, काहे माने, क्यों माने? और एक बात बता दें, करणी सेना ने नहीं किया था आगरा में कोई हमला। ये बात मैं स्पष्ट करे दे रहा हूँ आपके चैनल पे। बहुत राजनीति खेलते हैं ना, अब राजनीति सामने करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के 4% ठाकुरों का हमला, उत्तर प्रदेश की 22% दलित आबादी पे हमला था वो। ये बात बीजेपी के लोग और जो सेना संगठन के लोगों कान खोल के सुन लें। ये हमला इस बात का है कि 4% वाले लोग जो बहुत ताकतवर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, संसाधनों पे जिनका कब्जा है, उन्होंने 22% आबादी के एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले उच्च सदन के राज्यसभा मेंबर आदरणीय रामलाल जी सुमन, जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, उनके ऊपर हमला किया है। समाजवादी पार्टी इस बात को इतनी आसानी से नहीं लेकिन जाने देगी। इसमें कास्ट एंगल कहाँ से आ गया? ये कम्युनिटी तो पे आप बात, हमला कर दो। मनोज जी, मनोज जी, इसमें कास्ट एंगल कहाँ से आ गया कि भाई वो एससी हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन बात तो यहाँ पर इतिहास के एक तथ्य की है कि वो तथ्य सही है या गलत है। अब मैं व्यूवर्स के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि जो रामजी लाल सुमन ने जो बात कही थी वो क्या कही। उन्होंने राज्यसभा में ये कहा कि बीजेपी के लोगों का ये तकिया कलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। तब रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर कौन लाया। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। जी मनोज जी, बोलिए। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, ये बात हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही, आवाज आ रही मुझे। यही हाँ, बात बोलिए। समाजवादी पार्टी पूरा चाहे है, बीजेपी के लोगों से और सभी लोगों से। आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि रोजाना आप औरंगजेब औरंगजेब चिल्लाओगे, हमारी पार्टी पे हमला करोगे, हमारे नेता पे इस तरह की शब्दों का प्रयोग करोगे? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और बीजेपी के लोग ये जान लें, ये नफरत की राजनीति करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, इस बात को याद रखिएगा। कोई रामलाल जी सुमन खड़े हो जाएंगे, कोई मनोज यादव खड़े हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। आपने जो कहा वो इस समाज ने किया। आपने कहा कि सूरज की पूरा पूजा करो, तो हमने सूरज की पूजा की। आपने कहा कि पेड़ की पूजा करो, तो हमने पेड़ की पूजा की। आपने कहा कि नहीं ये हो गया था, तो हमने कहा ये हो गया था। अब संविधान से देश चलेगा, अब किसी के नैरेटिव से देश नहीं चलने वाला है कि हम सही को सही ना कह सके। तो मैं कहता हूं, मान सिंह कौन था बताएं, टोडरमल कौन था, हु इज टोडरमल, टोडरमल किस कम्युनिटी से आते थे, और वो कहां पे थे, कहां नौकरी करते थे, तानसेन किस जाति के थे, और तानसेन क्या करते थे, क्यों मुगलों के यहां काम करते थे? भाई, मैं कितने नाम गिनाऊं और कितनी पीढ़ियों के नाम गिनाऊं, कोई है गिनती? आप कह रहे हो उन्होंने नहीं बुलाया। अरे साहब, उन्होंने नहीं बुलाया, चलो हम तुम्हारी एक बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो उनके यहां नौकरी क्यों कर रहे थे भाई? मतलब नौकरी कर सकते हैं, बेटी की शादी कर सकते हैं, रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं, सेनापति बन सकते हैं, बुलाया नहीं होगा। गजब का एज्यूम करते हैं भाई। इतना दिव्य ज्ञान आता कहां से आपके हाथ में? अरे इतिहास के पन्ने झूठ नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। और अगर इतिहास सब झूठा है तो फिर तो सब नीलू जी झूठा है, कुछ सही भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं सही लिखा है इतिहास के पन्ने में। ये फिर नहीं तो सब क्या, गलत है, सब कहानी है। नहीं तो मनोज जी, क्या बीजेपी को या जो करनी सेना के लोग हैं, क्या उनको इस बात का बुरा लगा है कि इतिहास का एक और तथ्य आप लोग सामने लेकर आए?
जो रामजी लाल सुमन लेकर आए, और वो इतिहास का तथ्य उनको नहीं पच रहा था एक तरीके से। नहीं, तथाकथित जो लोग हैं इस देश में अपने आप को सामंती, सनातनी और पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजा करते हैं, खुद को एक शब्द है आत्ममुग्ध होकर। तो क्या उन लोगों से मैं ये सवाल पूछूं कि मैं, इसीलिए हमारे नेता भी कह रहे हैं, हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि आप इतिहास के किन पन्नों को खोलना चाहते हो? अभी तो और भी खुलना बाकी है, और इतिहास की परतें खुलेंगी ना नीलू जी, तो शर्मसार हो जाएंगे, मुझे मालूम है। समाजवादी पार्टी को भली भांति मालूम है। कुछ चीजें होती नहीं है कि दबी हैं, दबी रहने दो। कुछ चीजें दबी हैं, दबी रहने दो। अगर खुल जाएंगी तो अपने आप से आप शर्मसार हो जाओगे। नहीं हम बिल्कुल। चाहते हैं, हम देश की जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है उस पे हम आना चाहते हैं। और आप कहोगे औरंगजेब, औरंगजेब, मुगल, तुर्क, फलाना धमाका सब आए। अरे भैया, आज मोदी जी मुसलमानों को ईद की ईदी दे रहे हैं, 36 लाख लोग, पता नहीं कितने लाख लोगों को। और तुम यहाँ पड़े हो कि मुसलमानों मुसलमानों औरंगजेबो। अब योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे। उत्तर प्रदेश और देश को एक प्रयोगशाला बनाया गया है कि कैसे हम लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं कि देखो मुसलमान ही असली दुश्मन, मुसलमान ही असली दुश्मन है, और मुसलमान के नाम पे राजनीति चमकाते रहो। मैं इतना जानता हूं कि जब इतिहास के पन्ने आदिकाल से पलटे जाएंगे, जब से हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो वहां पे तो बहुत कुछ लिखा है। शर्मसार हो जाएंगे ये हिंदू हिंदू का रट्टा मारने वाले, पढ़ नहीं पाएंगे। अगर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो सर झुका के सामने से निकल जाएंगे। हम लोग उन बातों को नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि एक उदाहरण देता हूं कि दक्षिण भारत की वो महिला जिसने अपना स्तन काट दिया था और कहा था मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगी, स्तन ढकने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने अपना स्तन काट दिया था खुद अपने हाथ से, हंसिए से। किसने वो लागू किया था? वो कौन थी? किस कम्युनिटी की महिला थी? और क्या किसी मुस्लिम ने वो टैक्स लगाया था? किसने लगाया था वो टैक्स? और किसने बंद किया था वो टैक्स? नीलू जी, बहुत सारी ऐसी विषमताएं हैं जिनको पढ़ा जाएगा, सोचा जाएगा। मैं, आप एक महिला हैं, आप बताइए कि सती प्रथा अगर आपके साथ आज मैं कह दूं या आज समाज लागू कर दे कि आपको सती प्रथा मानना पड़ेगा, तो आप क्या, आपकी रूह नहीं कांप जाएगी? आप क्या एकाएक बिल्कुल जिसे कहते नहीं है सदमे में नहीं चली जाएंगी कि एक जिंदा महिला को किसी मरे हुए अपने पति के साथ जलना पड़ेगा? आप कल्पना कर सकते हो? वो हमने बनाई थी क्या? हमारे पूर्वजों ने बनाई थी क्या? किसने बनाया था? इतनी विषमताएं हैं इस देश में रही है, उन सब को हमने नहीं बनाया है। जिन लोगों ने बनाया उनसे सवाल पूछो। और हम तो कहते हैं मुगल तुम्हारे रिश्तेदार थे, मुगल तुम्हारे रिश्तेदार थे, मुगल तुम्हारे रिश्तेदार थे, 3 बार बोला हूं। है। और वो अपना रिश्ता तुम नहीं मिटा पाओगे। औरंगजेब को नहीं, पता नहीं क्या क्या कहते हो, इस बीच क्या क्या में मैं कहते हो आपको, औरंगजेब को। हाँ, मनोज जी रुकिएगा इस समय, क्योंकि जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका भी एक बयान आ गया है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग आज नहीं बल्कि हजार वर्षों के भारत के इतिहास की समीक्षा करते हैं, वे बाबर और राणा सांगा की तुलना कभी नहीं कर सकते और उन्हें एक ही तराजू पर नहीं रख सकते। महाराणा सांगा ने आजादी की अलग जलाई थी, उन्होंने भारत को गुलामी से बचाया और साथ ही भारत की संस्कृति को सनातनी बनाए रखने में भी अहम योगदान दिया। कुछ शूद्र और छोटे दिल वाले लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सिद्धार्थ से पूछना चाहती हूँ एक रिएक्शन इस पर, और मैं फिर एक मैं बात मनोज जी कहूंगा, आपको मैं पूछ एक लाइन आऊंगी। कहूंगा, एक लाइन। हाँ हाँ, बोलिए 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 मनोज। मैं एक बात कह दूं और वो मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में सिद्धार्थ जी उसका वो भी जवाब दें। हाँ हाँ, बोलिए। अगर इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राणा सांगा की जो पत्नी थी, कर्णवती, रानी कर्णवती, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उन्होंने किससे मदद मांगी? उन्होंने राखी भिजवाई थी, वो उस मुगल का क्या नाम था? और उस मुगल ने, उस मुगल बादशाह ने, ये इतिहास के पन्नों में कहां दर्ज है? हमको भी बताया जाए और इतिहास की किताबें रख के अब डिबेट की जाए।
मतलब आपने मदद भी मांगी, आपने रिश्तेदारी भी की, आपने सब कुछ किया, हुमायूं से मांगी थी मदद। क्या आपने नहीं पढ़ा कि राखी कहां से शुरू होती है? बहन बन के मदद मांगी थी, और बादशाह हुमायूं ने मदद भी की थी। तो बताइए, ये किस तरह के सवालात हैं आज? हम्म। शूद्र कह दिया, ए, मिस्टर, आपकी आवाज कट रही है मनोज जी। यही दलित आपको वोट करता है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, नहीं मैं कह आपकी रहा हूं, आवाज। यही दलित हाँ, वोट वो। करता है बीजेपी को। हम्म। यही दलित बिल्कुल। वोट करता है बीजेपी को, तो बीजेपी सत्ता में बैठी है। हम्म। 15% लोगों के वोट पे नहीं बीजेपी सत्ता में है। ये बात उन कैबिनेट मंत्रियों को समझनी पड़ेगी, बीजेपी के हम्म। नेताओं को समझनी पड़ेगी। और नहीं समझे तो नुकसान बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का नहीं। धन्यवाद। मैं अब मनोज जी आपके पास आऊंगी लौट के। मैं सिद्धार्थ से एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि ये राणा सांगा की, औरंगजेब के बाद ये राणा सांगा का विवाद क्यों छिड़ा है और इससे क्या फायदा हो रहा है, और क्या इसको भी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी तो बिहार चुनाव, अभी भी समय है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। आखिर क्यों इस विवाद को लेकर छेड़ा जा रहा है? और ये बात रामजी लाल सुमन ने तो संसद में कही थी, लेकिन इसको लेकर अब इसका जो असर है वो सड़कों पर दिख रहा है, और फिर करनी सेना के लोग भी झपट रहे हैं। आखिर क्यों ये विवाद, क्या ये विवाद क्रिएटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, और इससे किसको फायदा हो रहा है? जी नीलू जी, सबसे पहले तो इतिहास जब आप खंगालते हैं तो इतिहास में आपको किसी एक जगह पर आप जाके रुक नहीं सकते, आपको खंगालते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतिहास ही खंगालिएगा तो हो सकता है कि अफ्रीका में जो चिंपांजी है उसका मुझसे, मैं एक मनुष्य हूं, मेरा 98% जीन्स मैच कर जाता है। तो कोई मुझे कहेगा कि तुम चिंपांजी हो, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि नहीं नहीं, उससे भी पीछे जाओ, जिस समय ये धरती बनी थी उससे भी पीछे जाओ, जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना था, तो हमको शंकराचार्य का श्लोक याद आ जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि पहले पहले जो कण बना था, पहले कण में जो भाग था वही भाग में हम है। तो इसीलिए आप इतिहास को कहीं एक जगह जाके खंगालते हुए रोकिएगा तो इस तरह का विवाद होगा। खैर, चर्चा क्योंकि बाबर की है तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि बाबर जब भारत में युद्ध करने आया और भारत वो जीता, तो वो भारत को जीता, इब्राहिम लोदी को उसने हराया पानीपत में 1526 में। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, ये कहना गलत है कि मुगल भारत में पहले मुसलमान थे, उससे पहले भी इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। तो इसका मतलब जो बाबर का युद्ध हुआ था वो किसी हिंदू राजा के साथ नहीं हुआ था, वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो आप मुगल को ही क्यों बुरा मान रहे हैं? उससे पहले इब्राहिम लोदी था, उसके पीछे भी पड़ जाइए। दूसरी बात, क्या कहते हैं, राणा सांगा जो थे वो एक राजपूत राजा थे, बहुत मेधावी थे, बहुत प्रतापी थे, लेकिन वो एक छोटे से राज्य के राजा थे। जबकि बाबर जो था वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, और पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने से पहले वो हेरात को भी जीत चुका था, वो समरकंद को भी जीत चुका था, वो काबुल को भी जीत चुका था। उसका कारण ये था कि बाबर इतिहास में पहला पहला वैसा राजा था जिसके पास सेना में घोड़े थे, जिसके पास सेना में तोपें थी, और जिसके पास सेना में बंदूकें थी। ये तीन चीज क्योंकि भारत में उस समय तक पहुंची नहीं थी, इसीलिए उनको टेक्निकल एडवांटेज मिल गया, और वो घुसते घुसते वो सिर्फ भारत को नहीं जीते, भारत से पहले काबुल को भी जीता, काबुल से पहले समरकंद को भी जीता, उससे भी पहले वो हेरात को भी जीता। तो मान लीजिए हमें अगर किसी के ऊपर गुस्सा है कि बाबर भारत में क्यों घुस गया, तो हमको उज्बेकिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ देना चाहिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान पैदा किया तभी तो भारत में आया। तो चलो उज्बेकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं, भारत को हमला कर देना चाहिए उज्बेकिस्तान पे कि भैया तुमने बाबर को हमारे यहाँ भेज दिया। तो इस तरह से मजाक अगर करेंगे तो सबसे सीधी बात है, हमको सबको पता है कि सन 2000 में जब कंधार का हाईजैक हुआ था, तो भारत को दबाव में आके या कोई भी कारण से हमने 2-4 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, उसके बदले हमारे लोगों को छुड़वाया था। उसमें एक मौलाना मसूद अजहर था। वो मौलाना मसूद अजहर छूटने के 2-3 साल के बाद जो अमेरिका में बहुत बड़ा हमला हुआ था न्यूयॉर्क में 9/11, उसका वो मास्टरमाइंड निकला। तो अमेरिका भारत को कहे कि तुम छोड़ दिया उसको, इसीलिए भारत हमारे ऊपर हमला हो गया, तो अमेरिका भारत पर हमला कर दे। तो इस तरह की ये बचकाना अगर बात कीजिएगा तो इसका तो कहीं अंत नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को ये अब पता लग गया है कि उसके पास क्योंकि मुद्दे नहीं है, खास करके ग्रॉक वगैरह आने के बाद जिस तरह से उनकी फजीयत हो रही है,
वो मुद्दे से क्योंकि उनको भटकाना है, इसीलिए रोज किसी एक मुद्दे को उठा देना है, उसको बैलून की तरह पंप कर देना है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कल परसों एक कॉमेडियन को बंबई में सिद्धार्थ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या इतिहास के पन्नों से ये जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उन्हीं को निकाल निकाल कर लड़ाई होगी क्या? कभी हम औरंगजेब की बात करेंगे, कभी हम बाबर की बात करेंगे, कभी हम राणा सांगा की बात करेंगे। क्या सिवाय इतिहास के पन्नों को खंगालने के क्या अब और कोई प्राथमिकता रही नहीं गई? ये रोज रोज नहीं हम नहीं इसी अगर तरीके की बात करेंगे और इसी तरीके का डिस्कशन होगा। एक दिन औरंगजेब पर, एक दिन राणा सांगा पे, एक दिन बाबर पे। जी। मेरे ख्याल से हुआ ये है कि बीजेपी अभी तक उसको पता नहीं था कि एक ग्रॉक नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन आ गया है, इसीलिए वो अपना नैरेटिव पुश कर रही थी। अभी जैसे ही वो आया है 1 मिनट में उनका टूट जाता है, क्योंकि बीजेपी के जो संस्थापक संस्था है हिंदू महासभा, उसने नॉर्थ वेस्ट फॉर फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1943 में सरकार बनाई। उसने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो सवाल ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपका ग्रॉक जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच में मैंने एक सर्च मार दिया और सर्च में दिखा दिया। अब मुझे ये बताइए कि इस नैरेटिव को आप कैसे पुश कीजिएगा कि मुगल बहुत बड़े विलन थे क्योंकि वो मुसलमान थे और भारत पर आक्रमण किया था। मुगल तो जिससे लड़े थे वो इब्राहिम लोदी खुद मुसलमान था। तो आप अगर अगर मुगलों के खिलाफ ही क्यों जा रहे हैं, फिर आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ जाइए। मेरे ख्याल से हमको ये समझ में बहुत आश्चर्य हुआ, मैं फिर से मैं खोज रहा था 2 दिन पहले बंबई में एक कॉमेडियन पर हमला हुआ। जो बंदा हमला किया कि उसने भारतीय संस्कृति का अपमान किया, उसका फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसके पास दुबई का तथाकथित गोल्डन वीजा है। अब मुझे बताइए, दुबई का गोल्डन वीजा जिसके पास है वो भारत की संस्कृति की रक्षा कैसे करेगा? अगर भारत को अपनी संस्कृति की इतनी रक्षा करनी है तो मुसलमान देश, खाड़ी देशों से हम इतना पेट्रोल क्यों मंगाते हैं? सबसे पहले पेट्रोल मंगाना बंद कर दीजिए। मुसलमान देश को हम फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जहां तक मेरी समझ आ रही है, भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये समझ गई है कि उसका वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है। मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं, सीट तो उसके घटे ही, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है। उसको पता है कि इस देश की जनता 140 करोड़ में से 116 करोड़ लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते हैं, केवल 24 करोड़ लोग वोट डालते हैं, उसमें भी अब घट रहा है। तो उस अपने सर्कस के तंबू के लोगों को मनोरंजन करने के लिए वो अलग अलग हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में एक नया करतब निकालती है। कभी घोड़ा आके नाचता है, कभी साइकिल पर हाथी बैठ जाता है, कभी जोकर इधर से उधर कूदता है। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगी तो भारत के बाकी 116 करोड़ लोग जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, उनके चंद सवाल होंगे कि भैया इतिहास अपनी जगह पे, बाबर कब आया, राणा सांगा ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने पानीपत में क्या किया, वो सब छोड़ दो। आज की समस्याएं क्या है उस पर बात करते हैं। डॉलर के मुकाबले पैसा गिरते क्यों जा रहा है? 5-5 लाख लोग शेयर मार्केट में अपना अपना पैसा क्यों चौपट कर लिए हैं? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? जो सरकारी नौकरियां चल रही है उसमें परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही लेकिन हैं? तो इस रोज एक विवाद नए से स्कैम क्यों? नहीं, लेकिन इस विवाद से पॉलिटिकल बेनिफिट क्या मिल रहा है? बीजेपी को क्या मिल रहा है? और अगर रामजी लाल सुमन ने भी इस बात को कहा, जैसा कि मनोज यादव जी कह रहे हैं कि भाई आप हमें रोज रोज औरंगजेब की औलाद बोलोगे तो हम भी तो इतिहास का कोई पन्ना निकाल कर हम कुछ बोलेंगे। तो फिर ये जो पूरी एक मुहिम हमें दिख रही है, या नैरेटिव कह लीजिए, जिस तरीके से बनाया जा रहा है, आखिर क्या ये कौन सा पॉलिटिकल बेनिफिट देख के बात की जा रही है? सिद्धार्थ। मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा कि बीजेपी आज एक मजबूरी में है कि उसका जो वोट शेयर है, उसका जो कोर वोटर है, वो कोर वोटर बढ़ नहीं रहा है। तो उसको अगर उसको बचाना है तो उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिस तरह का विमर्श उसको चाहिए, जिस तरह की चीजें वो समझता है, वो देना बीजेपी की मजबूरी है। क्योंकि वो अगर नहीं देगा तो उनका कोर वोटर भी अब घटने लगेगा। इसका पोलराइजेशन ये होगा कि बीजेपी को तो समर्थन करने वाले 116 मतलब 140 में से 24 ही करोड़ है, बाकी 116 करोड़ लोग तो दूसरे तरफ खड़े हैं। वो लोग भी तो अपना अपना कथानक बनाएंगे। कल तक उनके साथ मजबूरी ये थी कि वो कहानी गढ़ने में उनको देरी हो रही थी, लेकिन आज एआई आने के बाद आपके जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि न तो भाजपा समर्थक है न तो समाजवादी पार्टी समर्थक है, हम एक समीक्षक हैं, हम भी 1 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खोज लेते हैं कि सच्चाई क्या थी। तो जैसे ही सच्चाई बाहर निकलना शुरू होगा
तो ये पोलराइजेशन इस तरीके से होगा कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जिसको कि व्हाट्सएप पर इस तरह की बातें पसंद करता है, और वो इसी एक जिसको कहते हैं कूप मंडूक, एक कुएं में कहते हैं कि कुएं में एक मेंढक था, बहुत बड़ा कुआं था, तो उसने कह दिया कि यही दुनिया है, क्योंकि उसने इससे बाहर दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बरसात का पानी बाहर से भी कुआं में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी आज एक मजबूरी में जा चुकी है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि हमें पता है कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बहुत ठीक है। ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण किया था। उसने बहुत सारे इस तरह के धार्मिक प्रतीकों का उद्घाटन भी किया था चुनाव से पहले, 400 पार का नारा दिया था। उसको लगा था कि वो नैरेटिव इस देश की ज्यादा जनता अब एक्सेप्ट करेगी, हुआ उसका उल्टा। लोगों को वो नैरेटिव पसंद नहीं आया। बीजेपी का ही कई सारे वोटर बीजेपी को पिछले बार वोट नहीं किए। अब बीजेपी का क्योंकि वोट शेयर गिर रहा है, तो जो बचा हुआ है उसको पकड़ने की एक कवायद है, और वो जो बचा हुआ है उसको इसी तरह की भाषा पसंद है, उसको इसी तरह की चीज पसंद है। ये देना भाजपा की मजबूरी है। ठीक है, मैं अब मनोज यादव जी से अंतिम कमेंट लूंगी, फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? औरंगजेब के बाद अब बाबर और राणा सांगा पर विवाद है, अभी और पता नहीं कौन कौन से हिस्टोरिकल फिगर्स पर विवाद छिड़ेगा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या इतिहास के पन्नों को खोजेंगी कि कौन से फिगर ने किससे शादी की थी, किसने किसको राखी बांधी, और उसी पर पूरी पॉलिटिक्स आप चलने वाली है? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूटेड है मनोज जी, म्यूट कर ली, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बोलिए। जी, देखिए जवाब तो दिया जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि आप कह दोगे हम सुन लेंगे, ना, बिल्कुल नहीं। मैंने एक दिन एआई ग्रोक से पूछा, और मैं चुपचाप बिस्तर पे लेटा था, मैंने अपने ट्वीट से पूछा, मैंने कहा मुझे ग्रोक ये बताओ, @ग्रोक जी, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि भारत की बड़ी आबादी पर सबसे ज्यादा अत्याचार कौन वर्ग के लोग करते हैं? तो उसने बता दिया, और जो बताया तो मैं शॉक्ड रह गया कि जो भारत के जो पिछड़े गरीब तबके के लोग हैं, उसमें अपर क्लास के लोग सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। और कौन सा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब मैंने स्पेशल पूछा, स्पेशल जवाब आया। अब बताओ एआई हमने तो बनाया नहीं, हमारे पैसा देके, रिश्वत देके, हमारे कहने से उसने कथन किया नहीं। अब अपर क्लास के लोग इस बात का बुरा मान जाए, उसमें अपर क्लास के कोई बनिया वर्ग के लोगों ने थोड़ी नहीं किया, अत्याचार किया है, या जो कुछ लोगों ने किया है, जो करते हैं, जो दलितों को मारते हैं, जो गरीबों को मारते हैं, पिछड़ों को मारते हैं, पिछड़ा भी पिछड़ों को मारता है, दलित भी दलित को मारता है, लेकिन एक नंबर्स, जो एक परसेप्शन बना हुआ है, वो स्पष्ट है, वो दुनिया को मालूम है, हर मुल्क को मालूम है, हर देश को मालूम है। तो अब आपका एक्सपोज होने का समय आ गया है। आप अगर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि जैसा चाहे वैसा कह लेंगे, तो नहीं। और फिर समाजवादी पार्टी अपने उस मोड में है नीलू जी, जो मोड बीजेपी ने अभी देखा नहीं है। 24 में हमने इनसे चुनाव बड़ी मोहब्बत से लड़ा है, 27 में हम मोहब्बत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर बीजेपी ने एक उंगली दिखाई तो हम 5 दिखाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट जान लें। कालिदास वाली भूमिका होगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि टीट फॉर टैड, जो जैसा मांगे उसको वैसा दो, और डराना मत सत्ता के लिए। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, डरेंगे नहीं, समाजवादी लोग डरते नहीं किसी से। तुम जेल भेजना चाहो जेल भेज दो, तुम मारना चाहो मार दो। इन 10 सालों में अत्याचार ही तो किया है, हम लोगों के मकान गिराए, हम लोगों के एनकाउंटर किए, हम लोगों को जेल भेजा, भ्रष्टाचार किया। अंतिम लाइन कहता हूं, और आपको बड़ा सोचना होगा, विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए थे तो कह रहे थे कि हम भस्मासुर की तरह भ्रष्टाचार को भस्म कर देंगे, लेकिन हुआ इसके जस्ट उलट। एक राक्षस हुआ था रक्त बीज, वो जहां गिर जाता था वहीं पनपने लगता था। तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार रक्तबीज की तरह पनप रहा है लगातार। उसको कैसे पीछे किया जाए, कैसे औरंगजेब सामने लाया जाए, कैसे कोई और मुद्दा लाया जाए, ये सारी कवायद लगातार बीजेपी आरएसएस के द्वारा की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की डिबेट्स हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी मुद्दे से भागेगी नहीं, हम डिबेट से भागेंगे नहीं, हम एम्बेरस नहीं फील करेंगे। आप औरंगजेब कहोगे तो हम राणा सांगा कहेंगे,
आप कुछ और बोलोगे, अकबर बोलोगे, मुगल बोलोगे, मुस्लिम बोलोगे, तो हम अकबर और मानसिंह बोलेंगे। आप कुछ और हमको अगर बताने की कोशिश मौलाना बोलोगे, तो हम औरंगजेब का रिश्तेदार ढूंढ के लाएंगे और बताएंगे आपको। भारत की जनता को सब बता के रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोला। आप लोग दूसरों को बदनाम करते हो। बदनाम करोगे तो तुम्हारे इतिहास के पन्ने बड़े कलंकित पन्ने हैं। हमारा इतिहास शानदार, हमें कोई चिंता नहीं, ना कभी भी नहीं। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में भी नहीं, और पीछे भी नहीं। हमारा इतिहास बहुत शानदार है। और मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं, मैं ईश्वर से कहता हूं सभी को उसी कुल में जन्म दो, कि कम से कम कुछ कलंकित तो नहीं है। जो कुछ है इस देश के लिए, और जो राष्ट्र की बात बीजेपी करती है इन राजाओं के लिए, मैं उन राजाओं को राष्ट्र नहीं मानता हूं। वो अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्र तो 2 ही बार बना, 2 बार। एक सम्राट अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, और जिससे बड़ी नफरत है, औरंगजेब। वो तो चाइना तक औरंगजेब का शासन था, उधर अफगानिस्तान के उस पार तक उसका शासन था। तो राष्ट्र 2 ही 3 बार देश बना, इसके बाद आजादी के बाद बना राष्ट्र। तो राष्ट्र का एक झंडा होता है, तब तो हर राजा का अपना झंडा था। कौरव, अब कहते ना बड़ा क्रूर शासक था। अच्छा, कौरवों ने पांडव और कौरव का युद्ध हुआ। पांडवों ने अपने ही चाचा के लड़कों की, सभी को मालूम है वो कथा, तो क्या कहा जाए, पांडव बड़े क्रूर थे। सम्राट अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, तो अब क्या कहूं, सम्राट अशोक के बारे में मैं कुछ और कहूं? या जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, सबने अपने सगे संबंधियों से युद्ध लड़ा है, तो क्या मैं कहूं, मैं अकबर, मैं तमाम सारे जो राजाओं के रिश्तेदार रहे, औरंगजेब, मुगल, उनका मैं हितैषी नहीं हूं, ना मेरा उनसे चलिए, कोई वास्ता है। अब इसका मतलब ये है कि अब जो आगे की राजनीति है वो इतिहास के पन्नों में जो जितने भी फिगर्स हैं, जो आइकॉन्स हैं, उनके भरोसे ही अब आगे की राजनीति चलेगी और उसका मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को भी मिलेगा, जैसा कि मनोज यादव ने कहा। चलिए अब यहाँ पे इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।